वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के सेशन में मैं आपके साथ यूजीसी नेट पेपर वन का सिलेबस ओवरव्यू शेयर करूंगा, जिसके थ्रू कि आपको ये पता लग जाएगा कि पेपर वन के अंदर कितनी यूनिट्स आती हैं और उन यूनिट्स के अंदर किन किन टॉपिक के ऊपर आपको वर्क करना है अपने एग्जाम को अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बेसिक इंट्रोडक्शन की आपके पेपर वन की। तो आपका जो पेपर वन होता है ये जर्नल पेपर है ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। जनरल पेपर का मतलब क्या है? ये कॉमन पेपर होता है सभी के सभी कैंडिडेट्स के लिए। सो कंपल्सरी फॉर ऑल कैंडिडेट्स। इस पेपर के अंदर आपके टोटल 50 क्वेश्चंस आते हैं पेपर वन के, और हर आपका जो क्वेश्चन की वेटेज होती है 2 मार्क्स की होती है। तो इस हिसाब से पेपर वन आपका 100 मार्क्स का पेपर एग्जाम में आता है। टोटल ड्यूरेशन इसके अंदर आपको 3 आवर्स की मिलती है। इसके अंदर आपको पेपर वन प्लस पेपर टू दोनों अटेम्प्ट करने होते हैं, और इस एग्जाम के अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं देखने को मिलती। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत भी हो जाएगा तो उसकी वजह से कोई आपके मार्क्स यहाँ पर डिटेक्ट नहीं होते। तो ये तो थी आपकी जनरल इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं कितने यूनिट्स के अंदर आती है, उनका क्या सिलेबस होता है। तो इस कह सकते हैं एग्जाम के अंदर पेपर वन के अंदर टोटल आपकी 10 यूनिट देखने को मिलती है। तो सबसे पहले यूनिट है आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड, सेकेंड यूनिट है आपकी रिसर्च एप्टीट्यूड, थर्ड आपका कंप्रीहेंशन, देन आपका कम्युनिकेशन, मैथ रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डीआई, आईसीटी, पीपल एंड एनवायरनमेंट एंड हायर एजुकेशन सिस्टम। तो टोटल ये 10 यूनिट है जो आपके पेपर वन के अंदर आती हैं। अब इन सभी यूनिट्स को वन बाय वन देखते हैं कि इनके अंदर किन किन टॉपिक्स के ऊपर आपको वर्क करना है। तो सबसे पहले आपकी जो यूनिट थी वो टीचिंग एप्टीट्यूड थी। टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर जो स्टार्टिंग होती है टीचिंग से होती है आपकी स्टार्टिंग। कि टीचिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, टीचिंग किस लेवल पर करी जाती है, आपका मेमोरी लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है या रिफ्लेक्टिव लेवल है। इसके बाद फिर जो दूसरा टॉपिक आता है इसके अंदर वो आता है लर्नर्स कैरेक्टर्स, कि आप जिनको भी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उनकी एज क्या है, उनका सोशल बैकग्राउंड क्या है, इमोशनल लेवल क्या है, उनका कॉग्निटिव लेवल क्या है, एकेडमिक लेवल क्या है, ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग। फैक्टर्स में कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो आपकी इस लर्निंग प्रोसेस को इफेक्ट करते हैं। कुछ ही फैक्टर हैं लाइक कि आपका टीचर, आपका लर्नर, आपका सपोर्ट मटेरियल, आपका एनवायरनमेंट और आपका इंस्टीट्यूशन। इसके बाद मेथड्स की बात करते हैं आपके सिलेबस में। तो मेथड्स के पास आपके पास कौन कौन से मेथड है? टीचर सेंटर्ड मेथड है, आपके पास लर्नर सेंटर्ड मेथड है, ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन। अब ऑनलाइन में भी जो नए कुछ टॉपिक ऐड करे गए हैं आपके यूजीसी नेट के अंदर वो हैं स्वयं एंड मूव। ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो रिसेंटली ही ऐड करे गए हैं हमारे ऑनलाइन कोर्सेज के अंदर, टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर। तो एग्जाम में यहाँ से मोस्टली हर बार क्वेश्चंस देखने को हमें मिल जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका टीचिंग सपोर्ट। टीचिंग सपोर्ट में आप किस तरह यूज कर रहे हैं अपनी टीचिंग का, आपको कैसे हेल्प मिल रही है, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, आप ट्रेडिशनल यूज कर रहे हैं, मॉडर्न यूज कर रहे हैं या आप आईसीटी का यूज कर रहे हैं। फिर आप इवैल्यूएशन कैसे करते हैं, क्या टाइप्स हैं इवैल्यूएशन के, जैसे कि आपके पास सीबीसीएस एक मेथड है, आप कंप्यूटर बेस्ड इवैल्यूएशन कर रहे हैं या फिर किसी इनोवेटिव मॉडल का यूज कर आप टोटल इवैल्यूएशन करते हैं अपने लर्नर्स की लर्निंग का। तो ये पार्ट था आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का। इसके बाद आता है आपका रिसर्च एप्टीट्यूड। अब रिसर्च के अंदर आपका सिलेबस है मीनिंग, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको इन तीनों चीज के बारे में पता होना चाहिए कि रिसर्च क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। इसके बाद आपकी अप्रोचेस की बात करते हैं। तो नॉर्मली 2 ही अप्रोच होती है रिसर्च की, एक होती है पॉजिटिविज्म, दूसरी होती है पोस्ट पॉजिटिविज्म। अब जो आपके मेथड होते हैं वो इन दोनों के ही पार्ट होते हैं। अगर मैं पॉजिटिविज्म की बात करता हूं तो इसको हम क्वांटिटेटिव बोलते हैं, अगर मैं पोस्ट पॉजिटिविज्म की बात करता हूं तो उसको हम क्वालिटेटिव बोलते हैं। इसके बाद आपके मेथड्स आते हैं। सारे मेथड्स आपको पता होने चाहिए रिसर्च के, लाइक कि आपका एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, और इनको छोड़कर भी आपके पास कई मेथड, तो आपको सारे मेथड्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद आपकी रिसर्च के क्या स्टेप्स होते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर थीसिस और आर्टिकल्स को लिखते कैसे, इनका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, इसमें एक रेफरेंस कैसे आपको यूज करना है, मतलब इसके एन नंबर ऑफ थिंग्स आपको प्रोवाइड कर रखी हैं हमारे जो भी इनके रूल्स होते हैं, रेगुलेशन है इनको बनाने के। तो सभी आपको पता होने चाहिए कि लेफ्ट में हम कितना स्पेस रखते हैं, राइट में कितना स्पेस रखते हैं, अगर आप वर्ड लिखते हैं तो वर्ड का साइज क्या होना चाहिए, अगर आप किसी का रेफरेंस लेते हैं तो रेफरेंस को किस तरह प्रोवाइड करना है। मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं आर्टिकल और थीसिस के अंदर, तो वो सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए।
इसके बाद आपके आइस की टूल्स आ गए कि रिसर्च में आप किन किन टूल्स का यूज करते हैं। लाइक आपका SPSS है, R है, मेंडली है, गूगल स्कॉलर है, मतलब आपके पास एन नंबर ऑफ टूल्स होते हैं। तो आपको उन टूल्स के बारे में पता होना चाहिए जिनका यूज कर आप अपनी थीसिस या आर्टिकल्स को कंप्लीट करते हैं। इसके बाद आपके रिसर्च के अंदर एथिक्स की बात करी जाती है कि आपके जो भी आप रिसर्च करो, जो भी आर्टिकल्स पब्लिश करो, जो भी थीसिस लिखो, उसके अंदर कोई भी प्लेगरिज्म नहीं होनी चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए आपके उसके अंदर। तो ये पार्ट था आपका रिसर्च एप्टीट्यूड का। इसके बाद आपका कंप्रीहेंशन पार्ट आता है। तो कंप्रीहेंशन के अंदर आपको एक पैसेज दिया जाता है, ऑन द बिहाफ ऑफ पैसेज आपसे वो क्वेश्चंस पूछते हैं रिलेटेड टू योर अंडरस्टैंडिंग, रिलेटेड टू योर वोकैब, रिलेटेड टू योर इन्फरेंस, रिलेटेड टू योर एनालिसिस। तो कहीं ना कहीं वो एक पैसेज के थ्रू आपकी वोकैब भी चेक कर लेते हैं, आपकी ग्रामर भी चेक कर लेते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर, आपकी एनालिसिस पावर, इन सभी को वो चेक कर लेते हैं पैसेज के थ्रू। मोस्टली एग्जाम में 5 क्वेश्चंस तो कंपलसरी हैं जो आएंगे आपके पैसेज से। बट अभी जो रिसेंट ट्रेंड हम देख रहे हैं आपकी यूजीसी नेट का, वहां पर 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब 2 पैसेज आते हैं। एक पैसेज के अंदर आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 पैसेज आते हैं एग्जाम में अब आपके यूजीसी नेट के अंदर। तो अगर आपकी पैसेज भी स्ट्रांग है, आपकी ग्रामर स्ट्रांग है, आपकी एनालिसिस पावर, आपकी वोकैब अच्छी है, कहीं ना कहीं यहाँ से 10 क्वेश्चन तो आप डायरेक्टली अटेम्प्ट कर ही सकते हैं। इसके बाद आता है कम्युनिकेशन का पार्ट। तो इसका जो सिलेबस होता है आपका मेन फोकस रखना होता है आपको मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, लाइक वर्बल, नॉन वर्बल, इंटरपर्सनल, मास मीडिया। इसके बाद बात करते हैं हम कि इफेक्टिव कम्युनिकेशंस कैसे होती हैं, वहाँ पर क्लैरिटी होनी चाहिए, प्लस में फीडबैक सिस्टम, देन कॉन्फिडेंस। इसके बाद फिर आपकी बैरियर्स कौन कौन से होते हैं कम्युनिकेशंस के अंदर, तो उन सभी बैरियर्स को आपको पता होना चाहिए, उन बैरियर्स को रिमूव कैसे करते हैं वो भी आपको आइडिया होना चाहिए। लाइक साइकोलॉजिकल बैरियर्स, फिजिकल, सिमेंटिक, कल्चरल। और इसके बाद रोल ऑफ मास मीडिया इन सोसाइटी, कि सोसाइटी के अंदर मास मीडिया क्या रोल होता है कम्युनिकेशन के लिए। तो ये था आपका कम्युनिकेशन पार्ट। इसके बाद आता है आपका मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। तो अगर हम रीजनिंग की बात करें और मैथमेटिकल की बात करें, दोनों का कहीं ना कहीं आपका एक तो कैलकुलेशन पार्ट हो जाता है और दूसरा आपका कह सकते हैं कि आप कितना किसी चीज को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कितनी जल्दी, वो आता है इसके अंदर। तो रीजनिंग के अंदर आपकी 2 पार्ट होते हैं, एक होती है इंडक्टिव रीजनिंग, एक होती है डिडक्टिव रीजनिंग। इसके बाद आता है आपका नंबर सीरीज पार्ट, आपका लेटर सीरीज, आपके कोड्स, आपके रिलेशनशिप, आपका फिर अर्थमेटिक पार्ट भी इसी के अंदर आता है जो कि बेसिक मैथमेटिक्स होती है, लाइक आपके फ्रैक्शंस, रेशियोज, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, SI, CI, या फिर आप कह सकते हैं इंटरेस्ट रेट्स, आपके टाइम एंड डिस्टेंस, आपकी स्पीड, मतलब ये सारे पार्ट आ जाते हैं आपके मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के अंदर। इसके बाद आती है आपकी लॉजिकल रीजनिंग। और लॉजिकल रीजनिंग के अंदर हम बात करते हैं आपके आर्ग्यूमेंट्स की। कई बार आप पेपर में देखते हो आपके कंक्लूजन्स लिखे होते हैं, तो वो भी आपकी किसका पार्ट होता है, लॉजिकल रीजनिंग का। क्लासिकल स्क्वायर ऑफ पोजीशंस, कैटेगरियल प्रोपोजिशंस, डिडक्टिव वर्सेस इंडक्टिव रीजनिंग्स, वेन डायग्राम, इंडियन लॉजिक्स जिसे कि प्रमाण्स भी कहते हैं। तो ये सारे पार्ट होते हैं आपके लॉजिकल रीजनिंग के। यहाँ पर आपको देखना होता है कि अगर कोई आर्ग्यूमेंट दे रखा है उसके बाद कंक्लूजन भी दे रखा है, तो उन आर्ग्यूमेंट के बिहाफ पर क्या वो कंक्लूजन सही है या नहीं है। कई बार कंक्लूजन दे देंगे, आपको आर्ग्यूमेंट चेक करने होंगे, आपको स्लॉग्स दे देते हैं, आपको वेन डायग्राम दे देते हैं एग्जाम्स के अंदर, आपको क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशंस दे देते हैं, उनके हिसाब से कोई स्टेटमेंट दे देंगे, फिर आपको स्टेटमेंट को चेक करना पड़ेगा, फिर उस स्क्वायर को चेक करना पड़ेगा कि क्या उस स्टेटमेंट के हिसाब से जो स्क्वायर है वो सही है या नहीं है, या फिर आपके जो भी इंडियन लॉजिक्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड करे जाते हैं लॉजिकल रीजनिंग के अंदर। तो यहाँ से भी नॉर्मली एग्जाम के अंदर आपके 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, मतलब 3 क्वेश्चन तो एवरेज है, 3 क्वेश्चन हर साल आते हैं, कई बार 5 क्वेश्चन तक भी यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका DI मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन। तो इसके अंदर आपको जो मेन वर्क करना है, सोर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। सोर्सेस क्या होते हैं, प्राइमरी सोर्स है, सेकेंडरी सोर्स है, क्लासिफिकेशन आप वो कैसे करोगे, उसके बाद क्वांटिटेटिव डेटा है या क्वालिटेटिव डेटा है। फिर इसके बाद हम जब DI की बात कर रहे हैं तो DI के अंदर हम बात करते हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन की। तो ग्राफ हो गए, आपके बार्स हो गए, आपके पाई चार्ट, आपके लाइन ग्राफ, आपके हिस्टोग्राम, आपके टेबल्स, ये सारी क्या होती है, आपका विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी डेटा का।
तो उसको आप किस तरह एनालाइज कर पाते हैं, वो चीज यहाँ पर आपकी देखी जाती है। इसके बाद इन सभी चार्ट्स को आप कैसे इंटरप्रेट करोगे, कैसे एनालाइज करोगे, वो पार्ट आता है। इसके बाद है डाटा इन गवर्नेंस। तो आपका जो भी डाटा होता है वो बात करते हैं कि गवर्नेंस के अंदर उसका किस तरह यूज करते हैं, किस तरह उससे पॉलिसीज को बनाते हैं। अगर आपको कोई भी डेटा प्रोवाइड कर देती है गवर्नमेंट, तो उस डेटा को आप किस तरह एनालाइज करोगे, किस तरह इंटरप्रेट करोगे, और उसके बिहाफ किस तरह अपनी पॉलिसीज को बनाओगे, जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं इनके बिहाफ जो आपको डिसीजन लेने होते हैं। तो ये वो पार्ट होता है। नेक्स्ट आता है आपका आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसके अंदर आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए कंप्यूटर्स की, लाइक कि आपके एचटीटीपी है, आईपी क्या होता है, यूआरएल है, यूआईपी है, मतलब ऐसे एन नंबर्स ऑफ बेसिक टर्म्स हैं रिलेटेड टू कंप्यूटर। इसके बाद आते ही है आपकी इंटरनेट से रिलेटेड, इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, क्या कह सकते हैं, वीडियो लेक्चर, मूव, स्वयं, मतलब कुछ ऐसे पार्ट है जो रिसेंटली डेवलप हुए हैं रिलेटेड टू आपके इंटरनेट, रिलेटेड टू कंप्यूटर्स, रिलेटेड टू डिजिटल इनिशिएटिव्स, रिलेटेड टू आईसीटी इन गवर्नेंस। तो ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे डिजिटल, अगर मैं इनिशिएटिव की बात करूं जो भी रिसेंटली इवॉल्व हुए हैं, लाइक स्वयं पोर्टल, एनपीटीएल, एनडीएलआई, ईपीजी पाठशाला, ये वो कॉन्सेप्ट हैं जो बहुत पहले नहीं थे। रिसेंटली 3 से 4 साल के अंदर इनका कह सकते हैं इवोल्यूशन बहुत तेजी से हुआ है, उनका जो यूज है वो भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो आपको इन सभी इनिशिएटिव्स के बारे में पता होना चाहिए, क्या होते हैं, इनके अंदर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज एनरोल हैं, इनका हम यूज कैसे कर सकते हैं, इनके बेनिफिट क्या होते हैं, इन सभी चीजों के बारे में। उसके बाद पार्ट आता है आपका आईसीटी इन गवर्नेंस। ई गवर्नेंस क्या होती है, डिजिटल इंडिया क्या है, इनके क्या प्रोसीजर होते हैं, हमारे हम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, इन सभी के बारे में। इसके बाद पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट आपकी यूनिट 9 आती है। तो इसके अंदर जो एक क्वेश्चन कंपलसरी है वो क्वेश्चन होता है आपका SDG 17 गोल्स। यहाँ से 1 क्वेश्चन एवरी ईयर बिल्कुल कंपलसरी है। एक ना एक क्वेश्चन पेपर में किसी ना किसी तरीके से यहाँ से पूछते ही पूछते हैं, चाहे आप पिछले 4 साल के, 5 साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं। हर पेपर में एक क्वेश्चन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का पूछा जाता है, और आपके जो भी इनके 17 गोल्स होते हैं, इन सभी गोल्स को आपको सीक्वेंस वाइज याद करना है। क्योंकि कई बार पेपर में पूछते हैं कि इसका 7th गोल क्या है, इसका 10th गोल क्या है, या कोई एक गोल बता देंगे। हंगर बाई चांस उन्होंने बोल दिया कि हंगर एक गोल था जिसको हमें खत्म करनी थी, और कह देंगे या ग्रीन एनर्जी है, ग्रीन एनर्जी किस नंबर पे आता है, तो आपको इनके नंबर याद होने चाहिए सीक्वेंस वाइज। जब इसको हम आगे वीडियोस में कवर करेंगे तो मैं इनको याद करने का तरीका आपको शेयर कर दूंगा। इसके बाद बात करते हैं ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शंस की, अर्बनाइजेशन की, इंडस्ट्रियलाइजेशन की। फिर इन्वायरमेंटल इश्यूज क्या है हमारे पास, पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, वेस्ट मैनेजमेंट। फिर रिसोर्सेज हमारे पास क्या क्या है एनर्जीज के, लाइक सोलर एनर्जी, विंड, हाइड्रो, बायोमास, न्यूक्लियर। इसके बाद हजार्ड्स एंड डिजास्टर्स की बात करते हैं हम इसके अंदर, इन्वायरमेंट है, डेवलपमेंट है, तो यहाँ पर ये चीज़ इंक्लूड करनी पड़ती है हमें। अर्थक्वेक, फ्लड, सुनामी, साइक्लोन्स, इनको छोड़कर भी और भी बहुत सारे हजार्ड्स है जो आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। क्योंकि जब आप कंप्लीट डिटेल सिलेबस देखोगे तो वहां पर आपको और भी टॉपिक्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट है एक्ट एंड लॉज, EPA 1986, NAPCC। इसके बाद आपके जो भी एग्रीमेंट्स है, लाइक आपका मॉन्ट्रियल एग्रीमेंट्स, रियो डी जेनेरियो, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, ISA एग्रीमेंट, मतलब कुछ ऐसे एग्रीमेंट हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारे नेचर के लिए, डेवलपमेंट को देखते हुए बनाए गए थे, कि जिसके थ्रू कि हमारा डेवलपमेंट भी होता रहे लेकिन हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर कोई नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े इसका। तो इन सभी एग्रीमेंट्स के ऊपर आपको नॉलेज होनी चाहिए, इन सभी एक्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, सभी लॉज के बारे में आपको पता होना चाहिए। और लास्ट यूनिट आती है आपकी हायर एजुकेशन सिस्टम। तो इसके अंदर हम बात करते हैं कि एंशिएंट इंडिया के अंदर कौन सी फेमस यूनिवर्सिटीज थी, नालंदा एंड तक्षशिला। तो इन दोनों के बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए कि एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके नालंदा और तक्षशिला एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड। यहाँ पर किस तरह की एजुकेशन दी जाती थी, कहाँ पर ये लोकेटेड दोनों यूनिवर्सिटीज, इनका फाउंडर कौन था, किस BC में इनको रन किया गया, और कई बार कोई ना कोई आपके स्कॉलर थे, उस स्कॉलर ने किस यूनिवर्सिटी को विजिट किया, किसके बारे में लिखा, तो आपको इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद आपकी कुछ बॉडीज बनाई गई रिलेटेड टू एजुकेशन सिस्टम, लाइक UGC, AICT, NAC, ICC, SSR। इन सभी बॉडीज का काम क्या है, कैसे वर्क करती है, इनका ये किस तरह रेगुलेट करती है और किस तरह की एजुकेशन सिस्टम को ये कंट्रोल करती है। इसके बाद आपकी लर्निंग की बात करते हैं, कन्वेंशनल वर्सेस नॉन कन्वेंशनल लर्निंग,
फिर प्रोफेशनल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन, जो कि हम आज के टाइम पे वोकेशनल एजुकेशन की बात करते हैं, वो इसके अंदर इंक्लूड पार्ट है। वैल्यू एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, पॉलिसीज लाइक NEP 2020, रूसा या डिजिटल इनिशिएटिव्स। तो ये था आपका कंप्लीट सिलेबस ओवरव्यू आपके UGC नेट पेपर 1 का। आई होप आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई इश्यू है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियोस के साथ। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड विद स्कोर मैक्स।